प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय गोपाल। चलिए आज अपन एक जो क्लास लेने वाले हैं उस क्लास में आपके लिए सामाजिक विषय को चुना है और सामाजिक विषय के अंदर आपकी 4 बुक्स हैं। 4 बुक्स, प्रत्येक बुक्स 20-20 अंक की है। जैसा कि आप जानते हैं आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आपकी एक बुक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, ये अपन पढ़ेंगे। इसमें पहला पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट जिसके अंक हैं 5 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें अपन देखते हैं आपका जो पहला पार्ट है वो पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये फर्स्ट लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पार्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो उसका जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है आपके सामाजिक विषय का, उसमें लघुत्तरात्मक 2 अंक का एक प्रश्न आना है, यानी एक प्रश्न लघुत्तरात्मक आएगा, एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक आएगा, वो 3 नंबर का होगा। यानी कि कुल मिला के ये जो आपका लेसन है, पार्ट है, ये 5 नंबर का है। 5 नंबर का पार्ट है, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। 5 अंक बहुत होते हैं, तो अपन बारी बारी से डेली एक एक पार्ट की क्लास लेंगे। तो आज इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं पार्ट 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है, जो अपन इस क्लास के अंदर केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ही विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लघुत्तरात्मक और दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में यही आने हैं जो लघुत्तरात्मक है और अति लघु, यानी कि इसमें से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप याद रखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए आप इसको, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें देखो, व्यक्ति के स्वतंत्रता व कानून के समक्ष सबको समानता से व्यवहार करना, समान समझना कानून के समक्ष, ये उदारवादी राष्ट्रवाद से मतलब है। नाम से स्पष्ट है, लिबर, उदारवादी, ये लैटिन भाषा के लिबर से बना है। ये लिबर से बना है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, यानी कि इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है और कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है। ये किसमें समझते हैं अपन? उदारवादी राष्ट्रवाद में इसको समझा जाता है। तो ये क्वेश्चन यदि परीक्षा में आए तो इसको आप नोट कर लेना, याद कर लेना, वैसे तो आपको याद हो गया होगा। यानी कि कानून के समक्ष सबको समान समझना, व्यक्ति को स्वतंत्रता देना, ये कहलाता है उदारवादी राष्ट्रवाद। यह लैटिन भाषा के लिबर से बना है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नेपोलियन संहिता क्या थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी महत्वपूर्ण लगाइए आप। नेपोलियन संहिता से क्या मतलब है? तो देखिएगा, 1804 ईस्वी में एक नागरिक संहिता का निर्माण किया गया था जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी 1804 में क्या हुआ था, एक नागरिक संहिता का, एक ऐसी संहिता बनाएगी जिसमें नागरिकों के लिए क्या क्या कानून होने चाहिए, क्या क्या अधिकार होने चाहिए, उसके बारे में एक निर्माण किया गया 1804 में, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। और इसमें देखो, इसमें क्या था नेपोलियन संहिता में, कि जन्म के आधार पर, व्यक्ति के जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस संहिता में क्या हुआ था कि व्यक्ति जो जन्म लेता है, जैसे कोई राजा के परिवार में जन्म ले लिया, तो उसको राजा घोषित नहीं किया जाए, यानी कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। एवं कानून के समक्ष वह संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। कानून के समक्ष क्या? समानता, कि कानून के सामने सब समान है, देश में कानून होगा और कानून के सामने
किसी जाति पाति मजहब के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया जाएगा। ये था आपका नेपोलियन संहिता। तो आप याद रखें 1804 में एक व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए संहिता का निर्माण किया गया था, उसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था आप समझ गए होंगे। इसके अंदर जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार थे वो फिनिश कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। साथ ही कानून के सामने सब समान हैं ये भी बताया गया। साथ ही संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से याद हो गया होगा, नेपोलियन संहिता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रिम बंधु कौन थे? ग्रिम बंधु है ना। तो ये ग्रिम बंधु जो थे ये कहाँ के थे भाई? जर्मनी के निवासी थे। ग्रिम बंधु कौन थे? ग्रिम बंधु जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने लोक कथाओं को कलेक्ट किया वहां पर जर्मनी में, और लोक कथाओं के माध्यम से लोगों को अच्छी अच्छी बातें समझाने का काम ग्रिम बंधु किया करते थे। तो ये ग्रिम बंधु का भी बड़ा योगदान रहा है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रूमानीवाद, तो यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रूमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो राष्ट्रीय भावना के विकास पर बल देता था। ये क्या करता था? रूमानी जो वाद है ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था और यह राष्ट्रीय भावना के विकास पर बल देता था, यानी कि देश के विकास पे, डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया जाता था। रूमानीवाद भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। तो रूमानीवाद आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था और इसमें राष्ट्रीय भावना के विकास पर बल दिया जाता था। राष्ट्रीय भावना के विकास पर बल दिया जाता था और इसमें भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी जो भावनाएं हैं उस पर जोर देने का काम रूमानीवाद में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। वियना संधि के उद्देश्य लिखने हैं आपको, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वियना संधि के उद्देश्य क्या है? नंबर 1, ये क्या है? यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। पहली विशेषता, इस वियना संधि से क्या हुआ? एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना, कायम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि यूरोप महाद्वीप में, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। प्रमुख। नंबर 2, भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना। वियना संधि का जो दूसरी विशेषता है, जो दूसरा उद्देश्य है, वो ये था कि फ्रांस की सीमाओं के जो विस्तार जो हो रहा है उसको रोकना। तीसरा उद्देश्य था नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए सभी बदलावों को समाप्त करना। यानी कि नेपोलियन जो युद्ध हुए थे उस समय के, उस दौरान जो जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको समाप्त करना इसका उद्देश्य था वियना संधि का। चौथा उद्देश्य जो था इसका, वो था नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्रों की बहाली करना। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था, नेपोलियन के द्वारा जो बर्खास्त किए गए जितने भी राजतंत्र थे उन सबको पुनः बहाल करना इस वियना संधि का उद्देश्य था। तो 4 उद्देश्य स्पष्ट है। नंबर 1, यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। नंबर 2, फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोकना। नंबर 3, नेपोलियन युद्धों के दौरान जो सभी बदलाव हुए थे उनको समाप्त करना। नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए सभी राजतंत्रों को पुनः बहाल करना। ये 4 वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जोल्वेराइन संघ की विशेषता बताइए। जोल्वेराइन जो संघ था उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो भी लिखाए जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अच्छे से याद कर लेवें और इनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस यूनिट में, इस पाठ में आपका जो यूनिट है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यही हैं, तो आप कंप्लीटली इनको याद कर लें। जोल्वेराइन संघ की प्रमुख विशेषताएं बताइए साहब। नंबर 1 विशेषता आप लिख सकते हैं भाई, इसकी स्थापना 1834 में हुई थी। दूसरी लिख सकते हो कि भाई ये एक शुल्क संघ था। ये कौन सा संघ था? शुल्क संघ था।
एक तीसरा इसकी विशेषता लिख सकते हो कि संघ का उद्देश्य जर्मन लोगों की आर्थिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में बांध देना, आर्थिक रूप से उनको सबल प्रदान करना। यह 3 विशेषताएं आप इसमें अच्छे से लिख लेंगे। सातवां क्वेश्चन आता है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो ऑटो वान बिस्मार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन था और इन्होंने क्या किया, जर्मनी के एकीकरण में बड़ा योगदान दिया, इसीलिए इसको जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑटो-वान बिस्मार्क को। इन्होंने क्या किया था, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत दिलाई तथा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरी हुई। जर्मनी के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान है ऑटो-वान बिस्मार्क का। तो आप याद कर लीजिएगा कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑटो-वान बिस्मार्क को। 8वां क्वेश्चन, यूरोप में राष्ट्रवाद के कोई 4 कारण बताइए। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, राष्ट्रवाद से मतलब समझ रहे हैं राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम। तो ये यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो बात आई, राष्ट्रवाद जो आया, उसके कोई 4 कारण बताइए। तो पहला कारण आता है मध्य वर्ग का उदय। यूरोप में क्या हुआ? मध्य वर्ग का उदय हुआ। कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग में कुलीन और उदारवादी वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचारों को लोकप्रिय बनाया गया। मध्य वर्ग ने अपने जो विचार हैं वो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पित थे और उन लोगों ने देश के प्रति एक ऐसा मैसेज देना शुरू किया जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला जो टॉपिक आता है, यानी कि पहला आता है यूरोप में राष्ट्रवाद के कोई 4 कारण। तो पहला है मध्य वर्ग का उदय, दूसरा उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। उदारवादी विचारधारा, इस विचारधारा ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसका जन्म 19वीं सदी में यूरोप में एक विचारधारा आई जिसका नाम था उदारवादी। उसने क्या किया? राष्ट्रवाद को पैदा किया। तो आप याद कर लें, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, दूसरा जो कारण है वो ये है। तीसरा कारण आता है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम भी यूरोप में राष्ट्रवाद को लाया। यूनान को 1832 ईस्वी में हुई कुस्तुनतुनिया की संधि ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की। इससे यूरोप में राष्ट्रवाद उदय हुआ। आगे आता जन विद्रोह। देखो, जनता जब विद्रोह करती है तो एक नया निखार आता है, क्योंकि जनता तब विद्रोह करती है जब कोई देश में संकट आ रहा हो, देश में कोई ऐसी गलत कार्य हो रहा हो जिससे लोग भड़कते हैं। तो वहाँ यूरोप में क्या हुआ था, जन विद्रोह से रूढ़िवादी जो सरकारें थी वो कमजोर हो गई और राष्ट्रवादी भावनाएं जन्म लेने लगी। जो राष्ट्रवादी जो भावना होती है वो जन्म लेने लगी। तो एक जन विद्रोह भी एक कारण रहा है। इन 4 कारण याद कर लीजिए। ये दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन में आएगा और भी इसमें आप अपने मन से लिख सकते हैं। देखिए, नंबर 1 मध्य वर्ग का उदय, दूसरा उदारवादी विचारधारा का जन्म, तीसरा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम और चौथा आता जन विद्रोह। ये 4 कारण हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद को पैदा किया, उदय हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इटली के एकीकरण में मैसनी के योगदान का उल्लेख कीजिए। इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें मैसनी का क्या योगदान था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा, मैसनी जो थे उन्होंने इटली के विभिन्न राज्यों, प्रदेशों को एकीकृत किया और एकीकृत इटली और एकीकृत गणराज्य बनाना चाहते थे और वो बनाने के पक्षधर थे। इटली के एकीकरण में मैसनी का योगदान पहला आता है। मैसनी इटली के जो विभिन्न राज्य थे, प्रदेश थे, उनको एकीकृत करके एकीकृत इटली बनाना चाहते थे और एकीकृत गणराज्य के रूप में उसको देखना चाहते थे। नंबर 1। नंबर 2, इसका योगदान था मैसनी ने प्रजातांत्रिक गणराज्यों के अपने सपने से रूढ़िवादियों को पराजित कर दिया। यानी कि रूढ़िवादी जो थे उनको पराजित करके वो एक प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। तीसरा आता है मैसनी राजशाही के विरुद्ध थे और लोकतंत्र में विश्वास करते थे। तो मैसनी का एक मानना था कि
जो राजशाही है वो सही नहीं है, और लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है उस पर उन्होंने बल दिया था, इसीलिए उनका एक योगदान होता है इटली के एकीकरण में। चौथा आता है मैसरी ने यंग इटली के माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना, त्याग और बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इटली की एकीकरण में मैसनी का क्या योगदान था। तो हम लिख सकते हैं कि पहला योगदान तो था कि उन्होंने क्या किया, बहुत से जो राज्य थे, प्रदेश थे, उनको एकीकृत करके एकीकृत इटली और एकीकृत गणराज्य बनाने की उनकी इच्छा थी। दूसरा, वो क्या कर रहे थे, प्रजातांत्रिक जो गणराज्य के सपने थे उनके, तो इससे क्या हो गया, रूढ़िवादी जो व्यक्ति थे उनको पराजित किया और लोकतंत्र की स्थापना करने में उनका योगदान रहा है। और वो विश्वास करते थे कि राजशाही अच्छी नहीं है, लोकतंत्र अच्छा है। एक क्या किया था उन्होंने, यंग इटली के माध्यम से इटली वासियों में नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना, त्याग और बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। ये आपके इस पहले पार्ट से, यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट से, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं 5 नंबर के। तो ये आपके 8 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। हमारे इस चैनल को अपने जितने भी मित्र हैं वहाँ तक इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।